देखिए बेटा, कल हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट पढ़ा ना। पैरेलल सर्किट दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि अगर सेल्स को हम पैरेलल में जोड़े तो इफेक्टिव ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करनी, ठीक है। सो लेट अस स्टडी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन of different cells. डिफरेंट सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बेटा, अगर मैं दो सेल्स ले लूं, एक का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस ले लूं मैं R2, और इन दोनों सेल्स को पैरेलल में जोड़ दूं इस तरह से, तो इस सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, E1 और E2 की इफेक्टिव वैल्यू कितनी आएगी पैरेलल में। मैंने एक सिंपल पैरेलल लिया यहाँ कनेक्शन। सिंपल पैरेलल में क्या है बेटा, पॉजिटिव ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। पहले हम इसके लिए करते हैं, ठीक है। सर्किट समझ में तो आ गया ना, सेल्स याद है, भूल गया सेल। दो सेल्स है हमारे पास, एक की ईएमएफ है E1, दूसरे की ईएमएफ है E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, सपोज करो कि ये जो सेल है जिसकी ईएमएफ E1 है, इसने जो करंट सप्लाई की वो है I1, और जो दूसरा सेल है इट हैज सप्लाइड ए करंट I2। यहां से I1 और यहां से I2 आ गई, ये दोनों यहां कंबाइन हो गई और ये इधर चली गई, और यहां से वापस यहां से फिर से स्प्लिट हो गई I1 I2। ठीक है, ये है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। जो E1 है, जिसकी ईएमएफ E1 है, वो भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, और जिसकी ईएमएफ E2 है वो भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। समझ में आ गया बेटा करंट का पाथ, यहाँ से I1 यहाँ से I2 कंबाइन होके I। हमारे पास अगर आपको याद हो तो एक ही इक्वेशन थी, मैंने आपको बोला वी हैव ओनली वन इक्वेशन। कौन सी? सेल के केस में E = V + IR। आई होप यू रिमेंबर दिस इक्वेशन। जो EMF है, it has to do two jobs: providing potential difference across the external resistors and providing potential difference across the internal resistors। तो इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आप पहले I देखो क्या बनता है। कैन वी राइट E - V/R? I को हम E - V/R लिखते हैं। बेटा अगर इस सेल ने जो करंट सप्लाई की वो है I1 और इसने I2 सप्लाई की, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। पहला वाला सेल भी ए से लेके बी तक है, दूसरा वाला सेल भी ए से लेके बी तक है, और हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टर आर है ये भी ए से लेके बी तक ही कनेक्टेड है। ठीक है, टू सेल्स विद ईएमएफ E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 are connected
in parallel. Across the terminals AB, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के लिए इशारा लिखा है, across the terminals AB. अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, if V is the potential difference across AB, then ध्यान से देखना, I1 equal to E1 minus V by R1 and I2 equal to E2 minus V by R2. पहले ये देखो, ये इक्वेशंस आपको समझ में आ रही हैं, कहां से आई इक्वेशंस? बेटा अगर ये I1 और I2 है तो टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी? द टोटल करंट flowing through the external resistor R is I equal to I1 plus I2. इस एक्सटर्नल रेजिस्टर में से टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है? दोनों का सम, यहां से I1 आ गई, यहां से I2 आ गई, I1 plus I2 इसमें से जाएगी, राइट? Therefore we can say I equal to E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2. ठीक है बेटा, देखो यहां तक। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, ऐसे लिखो I इक्वल टू E1 by R1 माइनस V by R1 प्लस E2 by R2 minus V by R2. It means that I equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V कॉमन लेके लिख लो 1 by R1 plus 1 by R2 एंड इसको आप बोल दीजिए चाहे इक्वेशन नंबर 1। देख लो, ध्यान से देखो इसको, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंड वी विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आल्सो, नॉट ओनली डेरिवेशन, इसमें आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी याद रखना पड़ेगा। डिफरेंट सेल्स को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव ईएमएफ कितनी होगी? देखो सीरीज में क्या होता है, या तो E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, लेकिन पैरेलल में क्या आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों सेल्स का कंट्रीब्यूशन देखा पहले हमने इन टर्म्स ऑफ करंट क्या है, E1 के कारण I1 और E2 के कारण I2 करंट, ये दोनों करंट्स ऐड कर ली तो हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल हमारा जो रेजिस्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रही है I1 प्लस I2। ठीक है, अभी आगे देखना। बेटा अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये हो, मतलब जो इफेक्टिव हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं कि E1 और E2 को पैरेलल में जोड़ा, इफेक्टिव ईएमएफ आ गई E और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगा दें R। ये तो एज इट इज रहेगा, ईएमएफ E है, करंट I फ्लो कर रही है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ of the circuit is E and the equivalent internal resistance is R।
मीन्स कि अगर ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ऐसे ही है, इन दोनों सेल्स का इफेक्टिव ईएमएफ है ई, इक्विवेलेंट ईएमएफ बोल सकते हैं, इफेक्टिव ईएमएफ बोल सकते हैं, आप जैसे भी बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जैसे दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, एंड यहां भी इफेक्टिव लिख दो चाहे, ठीक है। इन दोनों का इफेक्ट जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल, इन दोनों का ये, तो अगर ये इसका इक्विवेलेंट है तो इस सर्किट में देखो बेटा, देन I will be equal to E minus V by R, सिंगल सेल के लिए तो यही इक्वेशन है, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज I equal to E by R minus V by R। जब हम I को लिखें E by R minus V by R and call this as equation number 2, यहाँ आपके पास था I equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V into 1 by R1 plus 1 by R2। जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है इंडिविजुअल सेल्स की बात कर रहे हैं जिसमें, और दूसरी इक्वेशन है जिसमें हम उसका इफेक्टिव वैल्यू ले रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो बेटा, कंपेयरिंग 1 and 2 करेंगे, दोनों को कंपेयर करो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हमने लिया है, ए और बी दो टर्मिनल्स हैं, जहां पर ये ए और बी ये ऐसे थे, ए से लेके बी तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ए से लेके बी तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ इंडिविजुअल सेल्स थे तो यहाँ उनका इफेक्टिव है। आप दोनों को कंपेयर करके बताओ ई कितना आएगा और आर कितना आएगा, स्मॉल आर। बेटा जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, देखो ये आएगा E by R इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2, एक, और दूसरा देखो यहाँ ये माइनस v है, यहाँ भी माइनस v है, ये 1 by R है, तो बनेगा 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है बेटा, अब ये तो देखो ये वही आया जो दो पैरेलल में रेजिस्टर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय सम बन जाएगा, देखना R2 plus R1 divided by R1 R2 आ गया, which means the small r is equal to R1 R2 over R1 plus R2। एक तो ये आ गया हमारे पास इंटरनल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और दूसरा देखो E by R जो है वो E1 by R1 plus E2 by R2 है, so can we say that E by R is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2, बोल सकते हैं बेटा ऐसा। दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे E आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 इनटू स्मॉल r, और ये स्मॉल r की वैल्यू जो आपने यहाँ कैलकुलेट ऑलरेडी, ये तो वैसे भी पता ही था, तो पैरेलल में जब रजिस्टर लगे होंगे तो प्रोडक्ट बाय सम होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन करके इधर मैंने r फाइंड कर लिया, ये r का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो E कितना हो गया, इस स्मॉल r की जगह लिख लेंगे प्रोडक्ट बाय सम मींस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। दैट वे ये R1 R2 और ये R1 R2 कैंसिल, तो E बन जाएगा आपके पास
E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, खत्म। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ये आ गया इफेक्टिव ईएमएफ और ये आ गया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन वी हैव टू डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेल्स पैरेलल में है, दो सेल्स जिनकी ईएमएफ डिफरेंट है, सेम के लिए भी बता दूंगा इसी के बेसिस पे। एक सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो इन दोनों सेल्स का जो इफेक्टिव ईएमएफ है, इफेक्टिव ईएमएफ E विल बी इक्वल टू, कैसे याद रखोगे बेटा इसको, E1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे तो देखो आपके पास रिजल्ट क्या है, E1 R2, यू राइट E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, बोलो, R E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आ गया इफेक्टिव ईएमएफ। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूं, सिंपल है वो तो, प्रोडक्ट बाय सम। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसमें बेटा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखने में आसान लग रहा है, डेरिवेशन भी इतना वो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, I इक्वल टू E माइनस वी बाय आर के बेसिस पे हो जाता है, ठीक है, याद रखना इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बट द थिंग इज, ये तो दो सेल है, रेजिस्टेंस तो हम फाइंड कर लेंगे 1 बाय आर करके, अगर तीन होंगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बेटा अगर हमारे पास तीन सेल्स पैरेलल में है, सिंपल पैरेलल ले रहा हूं, सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पे और नेगेटिव दूसरे पॉइंट पे, एक सेल की ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे सेल के ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, तीसरे सेल की ईएमएफ है E3, इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, दैट 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। लेकिन इफेक्टिव ईएमएफ निकालना, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट बाय सम, तो इसका मतलब पहले ये सॉल्व करें फिर रिजल्ट इसके साथ करें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर 3 की जगह 4 हुए 5 हुए फिर तो वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, डोंट रिमेंबर दिस। तो फिर क्या याद रखना है, ताकि आप उसको जनरलाइज कर सको, सभी जितने मर्जी सेल हों, हर एक सेल की ईएमएफ को उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो। सो राइट E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ये थोड़ा आपको लेंथी जरूर लगेगा, बट ये जनरल है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर एनी नंबर ऑफ सेल्स। जैसे देखो, दो के लिए अगर मैं लिखना होता, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के लिखता, तो मैंने लिखना था E इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 ओवर R1 R2।
तो ये जो R1 R2 और ये वाला R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास E बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, तो जैसे मर्जी रखें, बट अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं. ऐसे भी दो के लिए तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बाय सम, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ये देखने में लेंथी लग रहा है, बट 3 होंगे तो इसी को आगे और कर दोगे. यहाँ 3 होंगे तो फिर ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इन जनरल for n cells in parallel, for n cells in parallel, जो इफेक्टिव EMF होती है E, that can be written as E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 so on, En by Rn divided by 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by Rn. रेजिस्टेंस तो बेटा जैसे पैरेलल में करते हैं वैसे ही करना है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस 1 to 1 by Rn. ठीक है, अब सपोज करो कि सारे सेल सिमिलर होते हैं, E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, E3 की वैल्यू, En की वैल्यू सब बराबर होती है E डैश के. फॉर सिमिलर सेल्स, for similar cells in parallel, we have E equal to, like let me say कि E1 E2 E3 so on up to En सब E डैश के बराबर हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 Rn सब R डैश के बराबर हैं. तो अगर ये सब बराबर हैं तो देयरफॉर E इज इक्वल टू, देखो E डैश बाय R डैश प्लस अगेन E डैश बाय R डैश, E डैश बाय R डैश डिवाइडेड बाय 1 by R dash plus 1 by R dash plus 1 by R dash so on 1 by R dash. So बेटा न्यूमरेटर में आ जाएगा n into E dash by R dash और डिनोमिनेटर में आएगा n into 1 by R dash. देख लीजिए क्या कैंसिल हो जाएगा, R dash n कैंसिल, E dash आ जाएगा E. इसलिए डायरेक्टली याद रखो कि जब हमारे पास सिमिलर सेल्स पैरेलल में लगे होंगे तो ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगी, ईएमएफ विल रिमेन सेम. मतलब अगर 1.5 वोल्ट के दो सेल पैरेलल में लगाएंगे तो इफेक्टिव ईएमएफ कितनी होगी, 1.5 वोल्ट ही होगी. तो फिर पैरेलल का फायदा क्या है, पैरेलल का फायदा यह है कि हम पैरेलल में लगा के इंटरनल रेजिस्टेंस कम कर देते हैं. आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक डिसएडवांटेज ही है. जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट सर्किट में उतनी कम करंट फ्लो करती है. तो अगर R1 R2 R3 सब बराबर हैं बोलेंगे देयरफॉर 1 by R इक्वल टू 1 by R डैश 1 by R डैश 1 by R डैश so on 1 by R डैश. It means that 1 by R is equal to n into 1 by R डैश, which means that R कितना हो गया
R इक्वल टू R डैश बाई M। मतलब अगर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है R डैश, दूसरे का भी R डैश है, तीसरे का भी R डैश है, तो सबको पैरेलल में लगाएंगे तो इफेक्टिवली जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? डिपेंड्स ऑन कि हमने कितने सेल्स को जोड़ा है। एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, छोटे से एग्जांपल, फिर हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, जस्ट आपने इस रिजल्ट को याद रखना है with the help of this example. Suppose I am having 3 similar cells in parallel. Each cell is having EMF E, internal resistance R. एक situation ये है, and here I have connected an external resistance capital R. In the similar way, मेरे पास दूसरा सर्किट है, यही सेल्स सीरीज में लगाए हैं। ठीक है, इस सर्किट में बताओ कितनी करंट फ्लो करेगी, इस सर्किट में बताओ कितनी करंट फ्लो करेगी, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा इस सर्किट में देखिए, इसका अगर आपको इफेक्टिव सर्किट बनाना है तो एक सर्किट ऐसा बनाओ, ई और ई, जब तीनों सेल्स पैरेलल में हैं तो इनका इफेक्टिव ईएमएफ ई ही रहेगा। ये आर है, स्मॉल आर, ये भी आर, ये भी आर, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी आर बाय 3, आर बाय 3। फिर ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये तो एज इट इज ही रहेगा। करंट फ्लो कर रही है आई, कितनी होगी करंट? बोलो, ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R प्लस R बाय 3। पैरेलल सर्किट का एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जब हम पैरेलल में लगाते हैं, देखो इफेक्टिवली सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो गया, तो वी थिंक कि करंट ज्यादा फ्लो करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुआ। लेकिन हम वो बेनिफिट ले नहीं सकते क्योंकि ईएमएफ तो उतनी ही है। हाँ, किसी एक सेल के साथ कंपेयर करना होगा, फिर ये बेटर है क्योंकि इसकी ईएमएफ ई है, एक सेल की भी ईएमएफ ई होती है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय 3 है, यहाँ तो R है। लेकिन अगर हम सीरीज में बात करते हैं, सीरीज में देखिए ई और ई तीनों है, तो इफेक्टिव जो ईएमएफ है वो बढ़ गई। सो वी थिंक दिस इज एन एडवांटेज कि हमारी वोल्टेज बढ़ गई है, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट हो गया, 3, 3.5, 4.5 वोल्ट। लेकिन वी हैव अ डिसएडवांटेज आल्सो, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया। और अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लग रहा है, it will be like this. तो अगर ये करंट है I, तो यहां पर मैं करंट क्या बोलूंगा, कितनी है इस सीरीज सर्किट में? सीरीज सर्किट में करंट विल बी इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। बेटा जब हम सर्किट को, जब हम सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल का एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, जिससे वी एक्सपेक्ट लार्जर करंट। बट डिसएडवांटेज ये है कि ईएमएफ जो है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम सीरीज में लगाते हैं, सो वी हैव एन एडवांटेज कि हमारी ईएमएफ बढ़ गई, बट एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो एक चीज बढ़ती है, दूसरी कम हो जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अब यहाँ क्या था, एक सेम रहा और एक कम हो गया, तो ये एडवांटेज है इसका कम रहना, इसका सेम रहना एडवांटेज नहीं है, हमें तो ज्यादा ईएमएफ चाहिए। सो समटाइम्स
we need more EMF and sometimes we need more current. जैसे see what is the difference between a new cell and a older cell. ये कुछ सेल्स पुराने हो गए हैं, यहाँ पड़े हैं बेटा, कोई सेल पुराने हो गए, जैसे हम नॉर्मल ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ, एक सेल ये है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल। सपोज हमारे पास 3 सेल है एंड ये तीनों सेल्स का पॉजिटिव ऐसे है, इधर साइड पे देखोगे तो लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, दिस इज पॉजिटिव ऑफ ईच। अगर ये तीनों सेल पुराने हो गए, ठीक है, सिंपली हम बोले पुराने हो गए, टेक्निकली इसका मतलब ये है कि इन तीनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ चुका है, और अगर हम इनको पैरेलल सीरीज में लगा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम चाहिए, तो सीरीज में लगाने से तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इन सेल्स को थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहें, हमें कोई ऐसी इमरजेंसी है कि वी वांट करंट और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इन सेल्स को पैरेलल में लगा के थोड़ी देर के लिए करंट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि सीरीज में लगा के इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा और पैरेलल में लगा के ईएमएफ तो सेम रही, अभी देखा हमने, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, सो दैट इज एन एडवांटेज। जब सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एक सेल सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो हम तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, हम तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। देखना सीरीज में जोड़ना, और प्रैक्टिकली जैसे अगर आप मान लो कोई एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं किसी भी लैब में, तो कैसे जोड़ते हैं। ये जो पहले वाले सेल का यहाँ नेगेटिव है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, इस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, और फाइनली ये वाला नेगेटिव और ये वाला जो पॉजिटिव है, दे विल बी कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ रेजिस्टेंस लगा R। अब करंट फ्लो करे या नहीं करे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है सीरीज कनेक्शन। पहले वाले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन। और पैरेलल में जोड़ना होता है तो ऐसे जोड़ते हैं, ये एक सेल, दूसरा, और ये तीसरा सेल, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तीनों को पॉजिटिव आपस में जोड़ दो, लाइक दिस, तीनों का नेगेटिव आपस में जोड़ दो, जोड़ दिया। अब यहीं पे जोड़ दो एक रेजिस्टेंस, बल्ब है कोई, सो दिस इज कॉल्ड एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको हम ऐसे बनाते हैं ना, देखो ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, तो तीनों का पॉजिटिव आपस में जोड़ दिया, ठीक है, वो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो जहां हमें ज्यादा ईएमएफ चाहिए वहां हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ज्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन दोनों ज्यादा चाहिए तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। हियर जस्ट टू मेक द थिंग सिंपलर, मैं n सेल्स ले रहा हूं, n सेल्स, each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, are connected in each row, and there are m such rows. So here we have some mixed combination. It's like this. एक सेल, EMF E, internal resistance R,
दूसरा ER, तीसरा ER 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 ER। ठीक है, ऐसे n सेल्स हैं इन ईच रो, और ये एक्सटेंड है अप टू n। तीन नहीं है, ऐसे ऐसे n तक है, 1 2 3 गोज अप टू n, 1 2 3 अप टू n। एंड ऐसे देखोगे 1 2 3 अप टू m, ये m रोज है। बनाओ, क्या बोला मैंने? E E E E कितने हैं? n है ऐसे। तो इन सब का जो इफेक्टिव EMF होगा वो होगा n टाइम्स E। कैन गेट rid ऑफ ऑल दीज and put only one बैटरी जिसका EMF है n टाइम्स E और इंटरनल रेजिस्टेंस है n टाइम्स R। फिर ऐसे ही दूसरा है, दूसरा रो देखिए, इसमें भी n सेल्स हैं। E E E ऐड होके क्या बनेगा? NE, और यहां आ जाएगा NR। अगेन NE and NR, और ये है कैपिटल R। So how many columns are there now? ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। हर एक सेल का EMF है NE और इंटरनल रेजिस्टेंस है NR। पहले देखो, जब हमारे पास n सेल्स हैं इन ईच रो एंड इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R EMF E है, तो इफेक्टिव EMF of each row is equal to n times E. It's like E n times E। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा NR। ठीक है, हर एक रो का। फिर ये सब पैरेलल में जोड़े हैं। अगर ये सारे पैरेलल में जोड़े हैं, यू नो पैरेलल में क्या होता है, EMF तो सेम ही रहेगी। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, फाइनल जो सर्किट बनेगा वो देखना। NE, बिकॉज ये सब पैरेलल में जुड़े हैं, इसका रेजिस्टेंस है NR। ये NE NR। NE NR एंड ये है आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगी, आप बोलो? इक्विवेलेंट EMF इक्वल टू NE। बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर पैरेलल में हमारे पास जितने सेल्स होंगे, क्या करना है, EMF विल रिमेन सेम। बट ये ऐसे क्या बोला मैंने आपको, M है 1 2 अप टू N।
तो इक्विवेलेंट internal resistance will be equal to NR by M, N into R by M. ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल रिमेन एज इट इज। अब मुझे बताओ फिर फाइनली करंट कितनी होगी। तो बेटा हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, this will be the equivalent circuit. अगर करंट टोटल करंट फ्लो कर रही है I, if I is the current flowing, then I will be equal to NE divided by R plus NR by M, which will be equal to NE divided by, ऐसे मल्टीप्लाई करो, M into R. So फाइनली आपके पास ये करंट का एक्सप्रेशन है बेटा, I equal to MNE ठीक है। यहां तक देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी। बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डायरेक्टली याद रखेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज भी करना पड़ सकता है। हो सकता है जैसे हमने लिए n सेल्स और m रोज, क्वेश्चन में m सेल्स हो और n रोज हो, तो ये न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, बट डिनोमिनेटर में यहाँ n और यहाँ m आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जो स्मॉल r है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो कैपिटल R है वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस का रेजिस्टेंस है, जैसे बल्ब का हो गया या ट्यूबलाइट, जो भी जल लगाया है, कैमरा का सर्किट है, व्हाटएवर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, जिसको हम डिराइव तो कर सकते हैं मैथमेटिकली, बट अभी जरूरत नहीं है उसको करने की, डायरेक्टली याद रखें। फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस should be equal to the external resistors. For current to be maximum, the effective internal resistance should be equal to the external. Effective internal resistance should be equal to the external resistance. So simply ये देखिए, therefore for I to be maximum, effective internal resistance है NR by M और external resistance है R, ये बराबर होना चाहिए। Effective internal resistance should be equal to the external resistance. देखो हमारे पास I का एक्सप्रेशन है, it is equal to NE divided by NR by M plus capital R. तो I max क्या हुआ? अगर मैं NR by M की जगह R लिख दूं, दिख रहा है, तो ये बनेगा NE divided by 2R। और अगर मैं NR by M रहने दूं और इस R की जगह NR by M लिख दूं, तो I max का दूसरा फॉर्मूला भी है, it is NE divided by NR by M plus NR by M.
So I max will be equal to, will also be equal to NE divided by 2 times NR by M. तो N और N फिर कट जाएगा, 2 रहेगा नीचे, M चला जाएगा ऊपर, तो I max जो है this is going to be M into E divided by 2R. कंपेयर करना बेटा दोनों रिजल्ट्स को, एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि N क्या है M क्या है। यहाँ NE by 2R है, ये ME by 2R है, दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर N is the number of cells in each row, यहाँ पर M क्या है? Number of rows. Capital R is the external resistance, small r is the internal resistance. ठीक है, इतना कर लीजिए आज, ठीक है। I'll end up here. Tomorrow we'll discuss some numericals based on cells, और ये वही न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शीट एक एक्सचेंज कर देता हूँ। आप एटलीस्ट क्वेश्चंस पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करें, सारे नहीं होंगे, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन विल मूव ऑन टू द सर्किट एनालिसिस, ठीक है। मे बी डे आफ्टर टुमारो किरचॉफ्स लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।